उत्तर देना है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले भूगोल विषय। भूगोल विषय में उद्योग और उद्योग में भी पार्ट 1 आज लेंगे। उद्योग धंधे के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां पहले भी ली है। किस तरह के व्यवसाय, किस तरह के उद्योग हमारे आस पास चलते हैं, यह भी हम लोगों ने देखा है। कई जगहों पर बुक बाइंडिंग का काम चलता है। कई स्थानों पर मोतियों की जो लड़ियां बनाई जाती है, मालाएं बनाई जाती हैं, उस तरह का काम चलता है। तो कई स्थानों पर प्रिंटिंग का काम भी चलता है। इस तरह के अनेक उद्योग धंधे हमारे परिसर में भी चलते हैं। कहीं बेकरी का व्यवसाय है। तो ये सब चीजें हम अगल बगल अपने पास पड़ोस देखते रहते हैं। या हम कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं तो बड़ी फैक्ट्री, बड़ा व्यवसाय, बिजनेस, ये सब चीजें हमारे नजर में आती हैं। इन सब चीजों को हम देखते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग धंधे हैं उसकी जानकारी हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ चित्र दिखाई दिए। अब दिया है, थोड़ा याद करो। अब जो सबसे पहला चित्र दिखाई दे रहा है वह गन्ने की खेती है। तो इसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि खेत में गन्ने उगाए गए हैं। फिर जो दूसरा उद्योग दिखाई दे रहा है, यह वस्त्रोद्योग भी हो सकता है या पेपर इंडस्ट्री भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर कपास दिखाई दे रहा है। कपास का उद्योग भी हो सकता है। जो खेती में कपास उगाए जाते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसे साफ किया जाता है, उसके अंदर से जो सीड्स है, बीज निकाले जाते हैं, फिर उसके धागे बनाए जाते हैं। यहाँ पर कोई मिल या कारखाना दिखाई दे रहा है। यह शक्कर की मिल हो सकती है, शुगर मिल हो सकती है। यहाँ पर भी कोई खेती से संबंधित चीज दिखाई दे रही है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद कोई ना कोई उद्योग या व्यवसाय हमारे दिमाग में आता है कि किस तरह से कोई इंडस्ट्री हो सकता है कि ये शुगर केन इंडस्ट्री हो, जहाँ पर शक्कर बनाने का कारखाना हो, गन्ने का उपयोग होता हो, गन्ना ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता हो। फिर कॉटन इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल क्या हो सकता है? जो कपास के फूल होते हैं, कपास के फूलों में फिर कपास लगते हैं। उसके बाद फिर उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, काले रंग के बड़े बड़े बीज होते हैं, उन बीजों को अलग किया जाता है। फिर उसी कपास का, उसी रुई का धागा बनता है और उससे फिर कॉटन के जो वस्त्र, कपड़े बनाए जाते हैं, कपास से बनते हैं। अब यहाँ पर दिया है, इन उद्योगों के नाम बताओ। मैंने बताया इन उद्योगों में कौन सा कच्चा माल लगता है। जैसे शुगर केन इंडस्ट्री है, बराबर है, शुगर केन के ऊपर डिपेंड है, गन्ने पर डिपेंड है। वहां पर शक्कर बनाने का कारखाना है, गुड़ बनाने का कारखाना है। तो वहां पर जो कच्चा माल है वह शुगर केन लगता होगा, गन्ना लगता होगा। अब हम लोगों ने देखा कि अगर गन्ना, जैसे वेट लूजिंग इंडस्ट्री कहा जाता है इसे, कि गन्ने के अंदर से जब रस निकालते हैं, फिर उस रस को गर्म करते हैं, उसके बाद गुड़ बनता है। इस तरह का प्रोसेस हम लोगों ने अपने गांव में भी देखा होगा गुड़ बनाने की प्रक्रिया में। तो जो गन्ने का बहुत सा भाग है, वह बहुत ज्यादा वेस्ट उसमें निकलता है, कचरा बहुत ज्यादा निकलता है। उस कचरे से फिर पेपर भी बनाया जा सकता है। तो उसके अगल बगल पेपर की इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र जहाँ पे होगा, जहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता होगा ज्यादा, उसी के अगल बगल इस तरह की इंडस्ट्री लगाई जाती है, इस तरह के कारखाने खोले जाते हैं, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन है वह बचे। क्योंकि जो कच्चा माल है, कच्चा माल को कंपनी तक लाने के लिए, प्रोसेसिंग तक लाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्च हो सकता है। यातायात के जो माध्यम है, ट्रक है, बैलगाड़ी है, उससे माल पहुंचाया जाता है कंपनी तक। फिर उसके बाद उस पर जो भी प्रक्रिया होती है, साफ किया जाता है। फिर कच्चे माल का जो रूपांतरण है, उसे पक्के माल में किया जाता है। अब यहाँ पर दिया है कच्चे माल का रूपांतरण पक्के माल में कैसे होता है। अब कच्चे माल का रूपांतरण पक्के माल में कैसे होगा? तो जिस तरह की जो इंडस्ट्री होगी, उस तरह से उसका प्रोसेसिंग होगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि गन्ना है, तो गन्ने का जो कच्चा माल क्या हुआ, गन्ना कच्चा माल है। उसके बाद फिर उसमें से जो पक्का माल तैयार होगा वह शक्कर होगी या गुड़ हो सकता है। तो उसका रूपांतरण करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है।
उसकी जो औद्योगिक इकाई होती है, उसमें उस तरह की मशीन बनी होती है कि गन्ने के पहले उसकी क्लीनिंग की जाए, सफाई की जाए, सफाई करने के बाद फिर छोटे-छोटे उसको टुकड़े में काटने के बाद उसके अंदर का जो कचरा है उसे निकाला जाए, फिर उसमें से जूस निकाला जाए गन्ने का, शुगरकेन जूस। उसके बाद फिर जो हीट करने का प्रोसेस होगा, गर्म करने का, उसके बाद गुड़ या शक्कर बनाई जाती है। फिर कच्चे माल का पक्के माल में रूपांतरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर हम लोग सीधा गन्ना मार्केट में लेकर जाएँगे, तो उतना ज़्यादा पैसा हमें नहीं मिलेगा, उतना प्रॉफ़िट हमें नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जिसे शक्कर चाहिए, वो गन्ना लेकर के क्या करेगा? तो कच्चे माल का रूपांतरण पक्के माल में होने पर ही उसके जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उससे जो उत्पादन हो रहा है, उसका उपयोग अच्छी तरह से किया जा सकता है और जो लोगों की आवश्यकताएँ हैं, उसकी पूर्तता की जा सकती है। इसलिए कच्चे माल का रूपांतरण पक्के माल में होना आवश्यक है। अब यहाँ पर दिया है, उद्योगों के द्वारा कच्चे माल का रूपांतरण पक्के माल में किया जाता है। यह प्रक्रिया कारखानों में होती है। पक्का माल टिकाऊ, अधिक उपयोगी एवं मूल्य वर्धित होता है। जैसा मैंने बताया कि उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे शुगर केन है, गन्ना है, अगर हम सीधे गन्ने को मार्केट में बेचेंगे तो बहुत कम पैसा मिलेगा। उसके बाद फिर उसको शहर तक लाने में खर्च भी अधिक होगा, ट्रांसपोर्टेशन अधिक जाएगा और उसकी कीमत भी कम होगी। लेकिन अगर उसी को हम शक्कर में कन्वर्ट करते हैं, समझो 1 टन गन्ने से हमने 100 किलो या 50 किलो चीनी निकाली, तो हमको जो ट्रांसपोर्टेशन है, वाहन का जो खर्च है, वो सिर्फ 50 किलो शक्कर हमारे बाजार तक लाने का होगा। तो इस तरह से हज़ारों टन गन्ने से फिर 1 ट्रक प्रोडक्ट हम मार्केट तक ला सकते हैं। इससे यातायात का जो साधन का जो पैसा है, वो अभी बचेगा, उसकी कीमत भी बचेगी और उसी के साथ-साथ प्रोसेस करने के बाद, उसे शक्कर बनाने के बाद उसकी कीमत अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर वो अधिक उपयोगी होगा और उसकी कीमत अधिक हो जाएगी। उद्योग अथवा कारखानेदारी द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। संसाधन की उपलब्धता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास एवं अन्य अनुकूल कारकों के कारण किसी प्रदेश में उद्योगों में वृद्धि होती है और औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। उद्योगों के कारण मनुष्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। हम लोगों ने देखा कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है कोरोना की महामारी, तब हमको पता चला कि बहुत सारे उद्योग धंधे बंद रहे लॉकडाउन की वजह से, जिससे जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है थोड़ी सी खराब हुई है। तो अगर उद्योग धंधे नहीं होंगे तो हमारे देश का विकास अच्छी तरह से नहीं होगा। औद्योगिकीकरण अगर नहीं होगा, इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी फैलेगी तो गरीबी अपने आप आएगी। इस तरह से अगर देश को विकास करना है, आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है, तो इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है, उद्योग धंधों का होना आवश्यक है। अब यहाँ पर उद्योगों के स्थानिकीकरण के कारण क्या है? यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं, चित्र दिया गया है, उसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे लौह इस्पात, वस्त्र उत्पादन, चीनी उत्पादन, प्रत्येक उद्योग के लिए आवश्यक घटकों की सूची बनाओ। अब जैसे लौह इस्पात का कारखाना मतलब जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पे? अगर हम लोग किसी इमारत को बनते हुए देखे होंगे, बड़ी बिल्डिंग को, तो वहां पर लोहे की सलिया जो छड़ें होती है वो लगती है। उसके बाद फिर बड़े-बड़े चैनल्स, गर्डर्स रेलवे के लिए लगते हैं। तो एक छोटा-सा उदाहरण मैंने दिया है कि रेलवे जैसे बनाना है या उसके ट्रैक्स बनाने हैं या कोई इमारत खड़ी करनी है, तो ऐसे चीज़ों के लिए लौह इस्पात बहुत आवश्यक है। जो भी किचन यूटेंसिल्स है, उसमें भी स्टील की आवश्यकता पड़ती है। तब इस तरह की इंडस्ट्री कहाँ पर खोली जा सकती है और इसके लिए कच्चा माल क्या हो सकता है? तो सबसे पहले उसके लिए खनिज पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। खनिज पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी मतलब क्या-क्या हो सकता है? वहाँ पर माइन्स होने चाहिए। मिनरल्स, जो भी खनिज पदार्थ कहाँ से? ज़मीन में से निकाले जाते हैं। उसके बाद फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण के बाद जो लोहा मिलता है, इस्पात मिलता है, उसे कंपनी तक पहुँचाना। परिष्कृत करने के बाद जो साफ शुद्ध लोहा होगा, फिर उसको ढाल करके कंपनी में जिस तरह के चैनल्स बनाने हैं, गर्डर बनाने हैं या मेटल की बड़ी-बड़ी चद्दरें, शीट्स बनानी है, जैसे छतों पर डालने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी सूची बना सकते हैं।
उसके बाद फिर वस्त्र उत्पादन है। वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे पहले धागे की आवश्यकता पड़ेगी। धागा कैसे बनेगा? जो कॉटन हम लोगों ने देखा, रुई, कपास मिली उससे धागा बनता है। और कृत्रिम जो तरीके से धागा बनाने का केमिकल होता है, उसके प्रोसेस के द्वारा भी धागों का उत्पादन किया जाता है। जैसे नायलॉन के थ्रेड्स हैं, तो इस तरह के जो थ्रेड्स हैं, धागे हैं, उन सब चीजों के लिए, वस्त्र उत्पादन के लिए सब कच्चा माल है। फिर चीनी उत्पादन के लिए पहले ही उदाहरण जो था वो चीनी उत्पादन का था। शक्कर बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले गन्ना होना आवश्यक है। तो गन्ने की खेती बगल में होगी तो वही कहीं पर हम उस इंडस्ट्रीज को डाल सकते हैं, जिससे यातायात का पैसा हमारा कम लगे, बचे। तो इस तरह से हम कौन कौन सी चीजें आवश्यक है, उन चीजों की हम सूची बना सकते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है कि जैसे महामार्ग का होना आवश्यक है। महामार्ग मतलब क्या है? जो हाईवे होते हैं, तो हाईवे की आवश्यकता क्यों पड़ी? और यहाँ पर दूसरा दिया है लौह मार्ग। लौह मार्ग मतलब रेलवे के जो ट्रैक्स है, रेलगाड़ियां वहां तक पहुंचे। तो इसके लिए आवश्यक क्यों है ये सब? कोई भी इंडस्ट्री ओपन करने के लिए रेलवे या कोई एक्सप्रेस हाईवे, महामार्ग या जलाशय, नदी, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे जो भी कच्चा माल है वह फैक्ट्री तक, कारखाने तक पहुंचाया जा सके। उसके बाद जो भी फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है, जो भी चीज वहां पर, जिस भी चीज का हम उत्पादन कर रहे हैं, पक्का माल जिसे कहते हैं, वह बनने के बाद फिर से ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हमने तैयार किया, मान लो स्टील के बर्तन तैयार किए, इन खनिज पदार्थों से, खनिज पदार्थ जो भी मिनरल्स थे वहां से लौह इस्पात निकाला, और उसके बाद हमारी इंडस्ट्री सपोज यहाँ पर है। अब इस इंडस्ट्री का जो भी फिनिश प्रोडक्ट है, उसको हमको बाजार तक पहुंचाना है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट करना है। तो हो सकता है हम महामार्ग के द्वारा, जो हाईवेज है, उसके द्वारा बाजार तक पहुंच सकते हैं, या जो लौह मार्ग है, उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। सिर्फ बाजार तक ही नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी अगर उन चीजों को पहुंचाना है, तो लौह मार्ग और महामार्ग की आवश्यकता हमें पड़ेगी। उसी के साथ साथ जैसे वन से संबंधित चीजें, अब जंगल की आवश्यकता क्यों पड़ी? अनेक वनौषधियां हमें जंगल से मिलती है। तो जैसे कोई फर्नीचर इंडस्ट्री है, फिर उस लकड़ी, अब लकड़ी का उपयोग क्या, कहाँ से लकड़ी हमें कहाँ से मिलेगी? वन से मिलेगी, या हम बाहर से भी बहुत सी लकड़ियां आयात करते हैं। अब उसके लिए भी महामार्ग की आवश्यकता पड़ेगी। या बड़ा जलाशय, अब यहाँ पर जलाशय का उपयोग क्या है? जैसे चीनी उत्पादन है, चीनी उत्पादन में गन्ने की सफाई करना है, क्लीनिंग करना है। या वस्त्र उत्पादन है, वस्त्र उत्पादन में भी पानी की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। अगर पानी नहीं होगा तो उसके जो धागे, नमी अगर नहीं होगी, नमी नहीं होगी तो उसके धागे टूटते हैं। इसके लिए जितने भी वस्त्र उत्पादन की कंपनियां हैं, कारखाने हैं, ज्यादातर समुद्र के किनारे होते हैं, जहाँ का वातावरण मॉइस्ट हो, नमी हो। जैसे मुंबई में अनेक, गुजरात में भी जो समुद्र के किनारे, वहां पर बहुत सारे वस्त्र उत्पादन का उद्योग चलता है। मिलें बहुत सी हैं, कपड़े की मिलें। तो चीनी उत्पादन के लिए क्या आवश्यक था? पानी की जरूरत कहाँ पड़ी? जो भी शुगर केन हम लोगों ने प्रोडक्ट लाया, उसको पूरी तरह से क्लीन करना है, उसके लिए भी बड़े जलाशय की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी सुविधाएं आवश्यक है, और सबसे बड़ी जो सुविधा आवश्यक है वह है श्रमिक आपूर्ति। अगर लेबर ही नहीं होंगे, काम करने के लिए कंपनी में श्रमिक नहीं होंगे, तो कंपनी का काम चलेगा नहीं। वहां पर लेबर की सप्लाई बराबर होनी चाहिए, श्रमिकों की आपूर्ति बराबर होनी चाहिए। अब कृषि का माल है, कृषि अर्थात खेती से, जैसे हमको पिकल इंडस्ट्रीज, अचार से संबंधित कोई कारखाना डालना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा आम का बाग होना बगल में जरूरी है। फिर मसाले मिलने चाहिए जो हम बाहर से ला सकते हैं, और उसके बाद फिर बाजार होना चाहिए और श्रमिक होने चाहिए। अब जैसे एक छोटी सी इंडस्ट्री मैंने डाली कि हमको अचार बनाना है और पूरे देश में उसको वितरित करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? कृषि का माल। कृषि में मतलब बागाई, जहाँ पर आम आम के बगीचे होंगे, वहां से फिर आम को लाया। उसके बाद फिर जो भी श्रमिक होंगे, श्रमिकों की आपूर्ति हुई। उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनने के बाद महामार्ग, लौह मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसको ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है, किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण कच्चा माल, मानव संसाधन, जल की आपूर्ति, परिवहन सुविधा, पूंजी बाजार इत्यादि।
उपरोक्त घटकों का वितरण असमान होने से औद्योगिक विकास भी समान मात्रा में नहीं होता। हम लोगों ने देखा कि हमारे देश के बहुत से जो भाग हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। इंडस्ट्रियली उतने एडवांस नहीं है। मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात ये सब जो शहर हैं, वहाँ के बड़े-बड़े जो शहर हैं, चेन्नई के, बंगाल के, वह बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। दिल्ली, तो क्यों उसके डेवलपमेंट के पीछे का जो कारण है, वह है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वहाँ पर औद्योगिक विकास बहुत हुआ है। तो औद्योगिक विकास अधिक मुंबई जैसे शहर में औद्योगिक विकास क्यों अधिक हुआ है, हमारे गाँव में क्यों नहीं हुआ? अगर इस प्रश्न को हम ध्यान से सोचेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इन सब चीज़ों की सप्लाई शायद हमारे गाँव में नहीं है। मानव संसाधन तो है, आबादी बहुत सारी है, श्रमिक मिल जाएँगे, लेकिन कच्चा माल लाने के लिए जो व्यवस्था है, वह काफ़ी दूर है। अर्थात यातायात का ही खर्च इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो पक्का माल तैयार होगा बहुत महँगा होगा। इसलिए कच्चे माल की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो सकती। जल की आपूर्ति उत्तर भारत में बहुत है। जल आपूर्ति, मानव संसाधन, लेकिन परिवहन की सुविधा बहुत अधिक नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, तो वहाँ तक कच्चा माल पहुँचाने में असुविधा होगी। उसी के साथ-साथ और तकलीफ़ें क्या है, जैसे पूँजी, इन्वेस्टमेंट, बड़े व्यापारी, बहुत पैसे वाले लोग वहाँ पर नहीं है, कि जो बड़ी कंपनी को खोल सकते हैं। उसी के बाद बाज़ार, अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा, अगर बाज़ार नज़दीक होगा तो उसकी सप्लाई आसानी से हो सकती है। और उन बाज़ार तक पहुँचाने के लिए अगर परिवहन की सुविधा ही नहीं होगी, तो मार्केट कैसे डेवलप होगा? मार्केट डेवलप नहीं होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बिकेगा नहीं। तो इस तरह से ये सब जो घटक हैं, वह डिपेंड करते हैं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। तो मुंबई जैसा शहर डेवलप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं, कच्चा माल आसानी से आ जाता है। समुद्री मार्ग से, बाहर से, विदेश से कोई सामान मंगाना है तो आसानी से आ जाता है। मानव संसाधन, लोग यहाँ पर माइग्रेट होकर के बहुत भारत के प्रत्येक क्षेत्र से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो उस तरह से मानव संसाधन, फिर स्किल्ड लेबर है, पढ़ लिख कर के किसी विषय के तज्ञ लोग हैं, इंजीनियर्स हैं अच्छे-अच्छे। तो जो इंडस्ट्री को चाहिए उस तरह के स्किल्ड लेबर, जो प्रशिक्षित मज़दूर है, वो यहाँ पर है। जल की आपूर्ति पाइपलाइन के द्वारा पहुँचाई गई है, परिवहन की सुविधा है, सड़कें अच्छी हैं, पूँजीपति लोग हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी, तो आसानी से इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर सकते हैं और उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास अच्छा होगा। यहाँ पर दिया है घने वन, पर्वतीय प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश ऐसे क्षेत्रों उद्योग के लिए प्रतिकूल है। अगर हम देखें तो घने वनों के साथ पर्वतीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश, वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं ओपन हो सकती क्योंकि कच्चे माल की आपूर्ति सही से नहीं होगी। दूसरी बात, जो परिवहन की सुविधा है, रास्ते, पर्वतीय प्रदेश से रास्ते ले जाना सबसे कठिन काम है। और उसी के साथ-साथ फिर और भी उद्योग धंधे जो हैं, वहाँ पर नहीं ओपन कर सकते क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए जो आवश्यक, हम जानते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ पर मनुष्य बल कम होगा, वहाँ की आबादी कम होगी और वहाँ पर असुविधा होगी उन सब चीज़ों को ले जाने में। इसलिए वहाँ का जो औद्योगिक विकास है, वह पीछे रह गया है, औद्योगिक रूप से पूरी तरह से विकसित नहीं है। और यहाँ पर कुछ एक सूची दी है, लौह, मैंगनीज, चूना, कोयला, लौह इस्पात उद्योग और उसके बगल में सिंबल्स दिए। अब इन सब और ये सब स्थानों के नाम हैं। कौन से स्थान पर किस तरह का प्रोडक्ट मिलता है या कौन से उद्योग हैं, इसका निरीक्षण करेंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं। अब पहला प्रश्न है, जमशेदपुर में कौन-सा उद्योग है? अब जमशेदपुर में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जमशेदपुर यहाँ पर है। यहाँ पर 3 सिंबल्स दिए हैं। तो सबसे बड़ा क्या है? लौह, लौह इस्पात से संबंधित और फिर उसके बाद पिंक कलर का जो डॉट है, वो भी यहाँ पर है। लौह, फिर पूरा लोहे की इंडस्ट्रीज़ है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, लौह इस्पात उद्योग है, उसी के साथ-साथ एक सिंबल और डार्क पिंक दिखाई दे रहा है, वह भी चूना से संबंधित होगा या लौह इस्पात उद्योग से संबंधित। तो ये 3 चीज़ें जमशेदपुर में हैं। तो इसको देखने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि जमशेदपुर में कौन-सा उद्योग है। इस उद्योग के लिए कौन-कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब लौह जो खनिज पदार्थ मिलना आवश्यक है। माइन्स हो गए, तभी मिनरल्स जो डिपॉज़िट्स हैं, खनिज पदार्थ जो ज़मीन के अंदर हैं, उसको निकालना, एक्सक्रीट करना, निकालने के बाद फिर उसको प्यूरिफ़ाई करना। तो सबसे पहले कच्चा माल क्या है? जो लौह अयस्क है, जो लौह खनिज के जो पदार्थ हैं, वो ज़मीन से निकालना। तो ये कच्चे माल वहाँ पे आवश्यक हुए। कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होगा?
जो भी माइंस है, मिनरल्स है, वहां से उपलब्ध होगा, या उसको हम बाहर से भी आयात कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। लेकिन जो जमशेदपुर है, वहां पर आयरन ओर इंडस्ट्रीज होने का सबसे बड़ी वजह यही है कि वहां पर मिनरल डिपॉजिट्स हैं। इस उद्योग में कोयले का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? अगर हम देखें कि यहाँ पर कोयले का उपयोग क्या हो सकता है? कोयले का उपयोग किस लिए करेंगे हम आयरन इंडस्ट्रीज में? तो जब वहां पर जो लौह अयस्क मिलते हैं, जो खनिज पदार्थ मिलते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं। साफ करने के बाद अगर मेटल्स के सीट बनाने हैं, तो उसको मेल्ट करना आवश्यक है। तो जो भी कच्चा माल है उसको जब हम गर्म करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो गर्म करने के लिए, उसको हीट देने के लिए हजारों डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होगा, तो उसके बाद जाकर के वो पूरी तरह से लिक्विड में, एकदम तरल पदार्थ में कन्वर्ट होता है लोहा। उसके बाद फिर उसके मेटल शीट्स बनते हैं। जब वो द्रव रूप में आएगा, तो जिस तरह का शेप देना है, उसको पतरे का शेप देना है या कोई आकार देना है, कपबोर्ड बनाना है, या मेटल शीट्स पतली बनानी है, जिससे फिर बाकी के प्रोडक्ट तैयार किए जा सके, तो इसके लिए कोयले की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। उससे हीट देना, गर्म करना, उसे पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए। क्या तुम्हारे जिले में इस्पात उद्योग स्थापित करना लाभदायक होगा? इसका कारण बताओ। हमारा मुंबई जिला है। मुंबई जिले में इस्पात उद्योग स्थापित करना लाभदायक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स हमारे पास नहीं है, माइंस नहीं है, खदानें नहीं है। अगर खदानें होंगे भी तो कोयले में उतना बर्न करना, हीट करना, फिर उसके बाद प्यूरिफाई करना बहुत कठिन काम है। तो इन सब चीजों के कारण लाभदायक नहीं है। इससे अच्छा हम जो भी लौह अयस्क के ऊपर जो दूसरी इंडस्ट्रीज डिपेंड है, जैसे कोई कपबोर्ड बनाना है, उसके लिए जो मेटल की आवश्यकता पड़ेगी, हम बाहर से मंगा सकते हैं और उसका फिनिश प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर उद्योगों के प्रकार दिए गए। उद्योगों के प्रकार में है लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, भारी उद्योग, बड़े उद्योग, हेवी इंडस्ट्रीज है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। अब लोग लघु उद्योग में क्या है, ये सब चीजें हम देखते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना, बेकरी प्रोडक्ट, ये सब चीजें लघु उद्योग में। आप लोगों ने आस पड़ोस देखा भी होगा कि कई स्थानों पर की चैन, जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, उसको जोड़ करके बनाए जाते हैं, यह भी लघु उद्योग में है। मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार घड़े बनाता है, दिए बनाता है, या लघु उद्योग में। फिर बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि फिर किस तरह से कई स्थानों पर इडली समोसे बनते हैं और उसको फिर लोगों तक पहुंचाया जाता है, छोटे होटलों में पहुंचाने का काम किया जाता है। तो यह सब लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। फिर मध्यम उद्योग में फल प्रक्रिया उद्योग, जैसा मैंने बताया अभी, अचार बनाना है, अचार बनाना मध्यम उद्योग में आया। लार्ज स्केल पे हम लोगों ने अचार बनाया, फिर उसको छोटे छोटे बॉटल्स में पैक करके मार्केट तक ले जाना, देश विदेश तक भी हमारे यहाँ से चीजें जाती है। फिर जैम बनाना, और उस फल, जैसे अब टमाटर का उत्पादन बहुत अधिक हो गया है, तो सॉस बनाना, जूस बना करके बेचना, गुड़ का कारखाना, यह सब मध्यम उद्योग के अंतर्गत आता है। उसी के साथ फिर भारी उद्योग क्या है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, चीनी शक्कर का उत्पादन है, लौह इस्पात जिसके लिए बड़े बड़े कारखाने लगते हैं, तो यह होगा भारी उद्योग के अंतर्गत। ये सब काम आते हैं, बड़े उद्योगों में गिने जाते हैं। अब यहाँ पर दिया, अपने क्षेत्र में किसी एक उद्योग की जानकारी निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर प्राप्त करो। आपके अगल बगल अगर कोई उद्योग है, उसे देखो, क्षेत्र में कौन सा उद्योग चलता है, तो उद्योग का नाम, जैसे कोई छोटी इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री का नाम लिखिए। तो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, हो सकता है किसी के बगल कोई कॉटन मिल हो, तो उस मिल का नाम लिखे। फिर उस कंपनी का मालिक कौन है, उसमें कितने कर्मचारी काम करते हैं, कौन सा कच्चा माल उपयोग में लिया जाता है, उसकी जानकारी लिखो। अगर कॉटन इंडस्ट्री है, तो मान लो कोई रेमंड्स की कंपनी है, उद्योग का नाम रेमंड्स, फिर उस उद्योगपति सिंघानिया। उसके बाद फिर कितने कर्मचारी कार्य करते हैं, तो 2000 3000, ऐसे बड़ी इंडस्ट्री होगी तो उतने होंगे। या छोटा भी कोई उद्योग चलता है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। कौन सा कच्चा माल उपयोग किया जाता है, अगर कपड़े की इंडस्ट्री है, तो कॉटन वहां पर यूज होता होगा, या जो थ्रेड्स आते होंगे, उससे फिर कॉटन बनता होगा। कौन सा माल तैयार किया जाता है, तो कपड़ा। कारखाने के परिसर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कौन से उपाय किए गए, तो बड़ी बड़ी चिमनियां लगाई गई हैं, कम शोर करने वाले मशीन लगाए गए हैं, जिससे आवाज कम आए, अच्छी तरह की
जो तकनीकी है उसका इस्तेमाल जिस मशीनरी में किया गया है, उसका उपयोग किया गया है। आप अपने उद्योग के माध्यम से समाज के लिए क्या करते हैं? अगर हम उद्योग धंधा कोई भी बड़ा इंडस्ट्रीज अगर हम चालू करते हैं, तो उससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के अवसर मिलेंगे, बेरोजगारी समाप्त होगी और एक छोटी सी इंडस्ट्री हजारों लोगों को काम देने का काम करती है। जैसे कंपनी में कम से कम 200-300 लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर मार्केट तक, बाजार तक पहुंचा, तो बाजार में काम करने वाले लोग, वहां तक पहुंचाने वाले लोग, फिर उसके लिए जो यातायात का माध्यम लगा वह, उसके बाद फिर जो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, बाजार में जाने के बाद उस प्रोडक्ट को जो खरीदेगा उसका उपयोग करेगा। तो इस तरह से एक तरह का बहुत बड़ा सामाजिक काम यह भी है, कोई भी इंडस्ट्री शुरू करना, उद्योग लगाना। अब दिए गए चित्रों में से उद्योग को पहचानो एवं बताओ उद्योग के लिए अनुकूल स्थान कौन से हैं। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे रिसर्च सेंटर्स बनाए गए हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा जैसे वैक्सीन का कार्यक्रम था, अगर ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं होता तो जो अनेक समय समय पर जो टीकाकरण का कार्य हो रहा है, जैसे पल्स पोलियो का टीका है, अभी जो वैक्सीन बनाई गई कोरोना के ऊपर, तो इस तरह के रिसर्च चलते रहते हैं। और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान, आधुनिक तंत्र ज्ञान, जिसके माध्यम से अभी हम एक दूसरे से जुड़े, डिजिटली जुड़े, तो इन सब चीजों का काम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बड़े शहरों में आप लोगों ने अंधेरी जैसे स्थान पर ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस देखे होंगे जहां पर इस तरह के काम चलते हैं। ऑफिसेस ऐसे हमको दिखाई देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जाना, जिससे वह मछली एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सके, उसका ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सके। तो उसको कच्चा माल, यहाँ पर मछली है, उसको फिर प्रोसेसिंग के द्वारा फ्रीज करके दूसरे स्थान पर ले जाना जिससे वह खराब न हो। और देख रहे हैं यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट हो सकता है, दूध से संबंधित चीजें जिसे बॉटल में पैक करके फिर उसमें भी प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जिससे वह खराब ना हो। फिर दिए गए चित्रों द्वारा उद्योग से संबंधित कौन कौन से उद्योग से हम लोगों ने देखा, इसके लिए कच्चा माल की आवश्यकता, अगर मिल्क इंडस्ट्री है तो मिल्क का पाउडर भी बनाते हैं दूध का, और फिर उसे चाहे जब चाहे जहां इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। मानव संसाधन, पूंजी, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब कच्चा माल मैंने बताया, जैसे चीनी के लिए कौन सा है, चीनी उद्योग से तैयार शक्कर मीठे पदार्थ के रूप में बिस्किट, मुरब्बा, जेली बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। वैसे ही लौह इस्पात उद्योग के द्वारा तैयार होने वाली लोहे की सलाखें एवं चादरें, अभियांत्रिकी, लोहे का फर्नीचर इत्यादि उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। पता है लोहे की बहुत सारी चीजें बनती है, हमारे घरों में जो गर्डर लगे हैं, या छत बनाने के लिए या कॉलम्स बनाने के लिए इमारतों का लोहे की सलाखें लगती हैं। कई स्थानों पर अगर स्टेशन पे जाते हैं तो लोहे की चद्दरें डाली गई हैं शेड बनाने के लिए। तो इस तरह से लोहे के फर्नीचर भी हम देखते हैं। तो वहां पर कच्चा माल क्या है, लौह इस्पात है। यहाँ पर कुछ उद्योग दिए गए, अचित्र में दिखाए गए उद्योग का नाम बताओ। अ एवं आ में दिखाए गए उद्योगों में क्या अंतर है। अ में हम लोगों ने क्या देखा कि वहां पर दो महिलाएं दिखाई गई है और इस चित्र में वे पापड़ बनाने का काम कर रही है। पहला चित्र पापड़ बनाने का है और दूसरे चित्र में भी हम देख रहे हैं कि महिलाएं अब उस पापड़ का वजन कर रही है, वजन करके छोटे छोटे पैकेट्स में। तो यह भी एक लघु उद्योग के अंतर्गत आया। यहाँ पर उन लोगों ने पापड़ बनाने का काम किया, यहाँ पर पैक करके वजन के द्वारा पैकिंग, पैकिंग इंडस्ट्री हुई। पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की तैयारी हो रही है। ए में दिखाए गए चित्र में क्या अलग है। अब ई में जो चित्र दिखाई दे रहा है, आ तो क्या था, आ में क्या था कि पापड़ बनाना, फिर पापड़ को पैक करना, पैक करके उसके वजन के हिसाब से पैक करना, फिर कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तैयारी हो रही है, कहीं भेजने की तैयारी हो रही है। आ में क्या कर रहा है, वो फर्नीचर बनाने का काम कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर जो फिनिश प्रोडक्ट है वो पापड़ है, यहाँ पर फर्नीचर, लकड़ी, लकड़ी से कोई चीज बना करके वह बेचेगा। उसके बाद तीसरा जो उद्योग है, बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पर सीमेंट का कारखाना हो सकता है या कोई भी औद्योगिक इकाई हो सकती है। तो यह हेवी इंडस्ट्री हुई, बड़ी इंडस्ट्री हुई, यह सब छोटे उद्योग, लघु उद्योगों के अंतर्गत आ सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है उद्योगों के संदर्भ में तालिका पूर्ण करिए। लोहे की छड़ें तैयार करना, लोहे के छड़े तैयार करना, इसमें कच्चा माल लौह इस्पात लगेगा। और किस प्रकार की इंडस्ट्री हुई, मध्यम इंडस्ट्री हुई या बड़ा उद्योग,
तो यह बड़ा उद्योग हेवी इंडस्ट्रीज भारी उद्योग के तहत आएगा, और कच्चा माल आएगा लौह इस्पात। इस तरह से आप लोग इसको भर सकते हैं। मोमबत्ती तैयार करना लघु उद्योग है। मोम और थ्रेड दो चीज की जरूरत पड़ती है, और साँचा, उसको गर्म किए फिर उसको जिस तरह की मोमबत्ती बनानी है तो वह मध्यम उद्योग के अंतर्गत। अगर छोटे स्केल पे कर रहे हैं तो कच्चा माल मोम, धागा, उसके जो सांचे हैं, फर्नीचर बनाना भी मध्यम उद्योग में आ सकता है, लघु उद्योग में भी आ सकता है। उसके लिए लकड़ी, फेविकोल, बाकी के जो प्रोडक्ट लगते हैं वह सब कच्चा माल में। अब कागज तैयार करना बड़े और हैंडमेड अगर कागज है तो वह लघु उद्योग में भी आ सकता है, मध्यम उद्योग में भी, भारी उद्योग, तीनों प्रकार में आ सकता है। अगर भारी हेवी स्केल पे कर रहे हैं, जैसे बड़े-बड़े कंपनी कारखाने हैं जहाँ पर बड़े-बड़े पेपर के रोल बनते हैं, तो वह हेवी इंडस्ट्रीज के तहत आएगा। और उसमें कागज के लिए क्या लगता है? बाम्बू, बाँस, या फिर जो लुगदी बनती है वह बाँस की बनती है, या तो जो शुगर केन इंडस्ट्री होती है उसके बगल में भी इस तरह की इंडस्ट्रीज है जहाँ पर कागज तैयार किए जाते हैं। तो जो शुगर केन क्रश करने के बाद जो रस निकालने के बाद जो कचरा बचता है, उससे भी कागज तैयार किया जा सकता है। तो दवाइयाँ बनाना, दवाइयाँ अगर आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, लघु उद्योग में भी आ सकता है। और जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जो टैबलेट्स, मेडिसिन, एलोपैथी दवाइयाँ बनाते हैं, वह हेवी इंडस्ट्री में आता है, भारी उद्योग में। कच्चा माल, उससे संबंधित जो भी रसायन होंगे, उसकी जो आवश्यकता होगी, वह कच्चा माल। चीनी उत्पादन भारी उद्योग के अंतर्गत है, हेवी इंडस्ट्री है। उसके लिए शुगर केन सबसे इम्पोर्टेंट है, कच्चा माल। गुड़ का निर्माण भी हेवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। घर पर अगर हम बनाते हैं तो लघु उद्योग के अंतर्गत भी आता है। अगरबत्ती बनाना भी लघु उद्योग के अंतर्गत। सूती वस्त्र तैयार करना भारी उद्योग। रेलवे इंजन तैयार करना भारी उद्योग, लौह इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी। पापड़ बनाना मध्यम और लघु दोनों में आ सकता है, क्योंकि पापड़ के भी बड़े बड़े, जैसे लिज्जत पापड़ है तो बहुत बड़ा उसका भी उद्योग चलता है, तो मध्यम उद्योग के अंतर्गत भी आ सकता है। बहुत से लोग, महिलाएं अपने घर पर ही पापड़ बना करके छोटे छोटे पैकेट्स बना करके बेचती हैं, तो लघु उद्योग में भी आ सकता है। उसके लिए उड़द की दाल, आटा, काली मिर्च, इस तरह के जो कच्चा माल है उसकी जरूरत पड़ती है। तो धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा।